सो गाइस, फिल्म की शुरुआत होती है डेनियल और लूकस नाम के दो दोस्तों से जो लेट नाइट कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं। रास्ते में लूकस को वॉशरूम जाना होता है क्योंकि वह लगातार पानी पी रहा था। डैनियल थोड़ा इरिटेट होता है लेकिन फिर भी बीच रोड पर कार रोक देता है। लूकस जल्दी से साइड में चला जाता है और पीछे से डैनियल बार बार हॉर्न बजाता रहता है। लूकस कुछ ही देर में वापस आता है लेकिन कार के पास पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। डैनियल अचानक गायब होता है और कार के पास 3 गहरे स्क्रैच मार्क्स दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बड़े जानवर ने अपने क्लॉज घुसा दिए हों। लूकस घबराकर कार में बैठता ही है कि अचानक डैनियल की बॉडी विंडशील्ड तोड़ते हुए सीधा उसके सामने आ गिरती है। वह बुरी तरह डर जाता है। तभी उसकी नजर रोड के बीच खड़े एक अजीब से आदमी पर पड़ती है जो बस बिना हिले उसी को घूर रहा होता है। और उससे भी ज्यादा क्रीपी बात यह होती है कि डैनियल की बॉडी धीरे धीरे अपने आप पीछे घिसकने लगती है। लूकस तुरंत कार स्टार्ट करता है और किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वही आदमी उसे बार बार रोड के किनारे नजर आता है जैसे वह किसी लूप में फंस गया हो। और फिर एक पल के लिए लूकस देखता है कि वही आदमी उसकी पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ है। इसी शॉकिंग मोमेंट पर सीन कट हो जाता है। अब स्टोरी कुछ वक्त पहले चली जाती है जहां हम मैडी और टाइलर से मिलते हैं। ये कपल अपनी जॉब्स छोड़ चुका है, घर बेच चुका है और लगभग सारा सामान भी, क्योंकि टाइलर ने एक वैन खरीदी है और उसका सपना है कि दोनों पूरी कंट्री इसी वैन में घूमते हुए अपनी लाइफ एंजॉय करें। वैसे भी यूएस में वैन लाइफ काफी पॉपुलर है। जर्नी शुरू होने से पहले टाइलर मैडी को बॉब रॉस की एक छोटी सी बॉब्लहेड गिफ्ट करता है जो डैशबोर्ड पर लग जाती है। साथ ही प्रोटेक्शन के लिए सेंट क्रिस्टोफर का एक पेंडेंट भी वैन में लटका देता है। वही मैडी अपने साथ एक इमरजेंसी जीपीएस डिवाइस रखती है। अभी ये बस एक नॉर्मल चीज लग रही है लेकिन आगे जाकर ये काफी काम आने वाली है। दोनों सफर शुरू करते हैं और देखते ही देखते लगभग 6 हफ्ते निकल जाते हैं। एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि पास के हॉट स्प्रिंग में चलकर थोड़ा रिलैक्स किया जाए, लेकिन हैवी ट्रैफिक की वजह से वह टाइम पर पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए टाइलर एक नजदीकी नेबरहुड में वैन पार्क करता है ताकि दोनों वहीं थोड़ी देर आराम कर सकें। इसी बीच मैडी की नजर एक घर पर पड़ती है जहां पूरी फैमिली साथ बैठकर खुश नजर आ रही होती है। ये देखते ही वह काफी इमोशनल हो जाती है। यहीं से हिंट मिलता है कि शायद अब उसे वैन लाइफ उतनी पसंद नहीं आ रही। उसे एक स्टेबल घर और नॉर्मल फैमिली लाइफ चाहिए, जबकि टाइलर इसी ट्रैवल लाइफस्टाइल में अपना फ्यूचर देख रहा होता है। इसी इमोशनल मोमेंट में टाइलर अचानक मैडी को प्रपोज कर देता है। मैडी भी बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल देती है और टाइलर की खुशी देखने लायक होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद नेबरहुड के लोग उनसे वैन वहां से हटाने को कहते हैं। इसीलिए दोनों दोबारा लेट नाइट ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। टाइलर को काफी नींद आ रही होती है तो ड्राइविंग मैडी संभाल लेती है और टाइलर पैसेंजर सीट पर ही सो जाता है। रास्ते में मैडी देखती है कि एक कार फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रही है जिसकी विंडशील्ड पहले से ही टूट चुकी होती है। और ये वही कार है जो हमने ओपनिंग सीन में देखी थी। मतलब इस वक्त लूकस उस मिस्टीरियस एंटिटी से बचकर भाग रहा होता है। लूकस इनकी वैन को ओवरटेक करता है लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी कार का कंट्रोल छूट जाता है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। मैडी तुरंत वैन रोककर उसकी मदद के लिए दौड़ती है। कार के पास पहुंचते ही उसकी नजर वहीं 3 अजीब क्लॉ मार्क्स पर पड़ती है और एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने लूकस को कार के अंदर खींच लिया हो। तब तक टाइलर भी वहां आ जाता है। वह एम्बुलेंस को कॉल करता है और लूकस को होश में रखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एयरबैग फिर से डिप्लॉय हो जाता है और इसी बार लूकस की जान नहीं बच पाती। इसी इंसिडेंट के दौरान मैडी पहली बार उस मिस्टीरियस आदमी को साफ साफ देख लेती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे वह उनकी वैन के अंदर तक आ गया हो। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच जाती है। जरूरी फॉर्मेलिटीज के बाद मैडी और टाइलर वहां से अपनी वैन लेकर निकल जाते हैं। उस रात दोनों एक मोटेल में रुकते हैं, लेकिन मैडी के दिमाग से लूकस का एक्सीडेंट निकल ही नहीं रहा होता। इसी वजह से वह बार बार वैन की 360 डिग्री डैश कैम फुटेज चेक करती रहती है। वैन के चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं,
इसीलिए हर एंगल की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। लेकिन एक अजीब बात सामने आती है। जिस एग्जैक्ट मोमेंट पर लूकस की कार उनकी वैन के पास से गुजरी थी और एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त की फुटेज मिसिंग होती है, तो जैसे किसी ने उसे जानबूझकर इरेज कर दिया हो। अगली सुबह टाइलर की नजर वैन पर बने 3 गहरे स्क्रैच मार्क्स पर पड़ती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये निशान आए कहां से। मैडी तुरंत बताती है कि बिल्कुल ऐसे ही मार्क्स उसने लूकस की कार पर भी देखे थे, लेकिन टाइलर इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसका पूरा फोकस सिर्फ बर्निंग मैन फेस्टिवल तक पहुंचने पर होता है। आखिरकार दोनों फेस्टिवल पहुंच जाते हैं, जहां हजारों वैन लाइफ लवर्स और नोमैड्स अपनी कस्टमाइज्ड वैन के साथ सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं टाइलर की मुलाकात उसके फेवरेट वैन लाइफ यूट्यूबर ब्रैड फिलियन से होती है, जिसे वह काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा था। मैडी भी उससे मिलकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। फेस्टिवल घूमते घूमते मैडी अकेली एक लेक के पास पहुंचती है। वहां उसकी नजर कई मिसिंग पर्सन्स पोस्टर्स पर पड़ती है, लेकिन सबसे क्रीपी चीज ये होती है कि हर पोस्टर के नीचे एक स्टिक फिगर बनी होती है और उसके सीने पर भी वही 3 स्क्रैच मार्क्स बने होते हैं, बिल्कुल उनकी वैन की तरह। तभी वहां डायना नाम की एक लेडी आती है और मैडी से बात करने लगती है। वह बताती है कि पिछले 20 साल से वैन लाइफ जी रही है और अब फ्लैगस्टाफ जा रही है, जहां डेजर्ट के बीच एक फेमस रोड साइड रेस्टोरेंट है। बातों ही बातों में मैडी लुकास के एक्सीडेंट और उन अजीब स्क्रैच मार्क्स का जिक्र कर देती है। ये सुनते ही डायना का चेहरा एकदम बदल जाता है। वह तुरंत पूछती है, क्या उस एक्सीडेंट वाली कार पर भी यही 3 निशान थे? मैडी हाँ में सिर हिला देती है। ये सुनते ही डायना बिना एक सेकंड गंवाए उसे वार्न करती है, आज के बाद कभी रात में ड्राइव मत करना, और अगर मजबूरी में करनी भी पड़े तो चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में गाड़ी मत रोकना। डायना की वार्निंग सुनने के बाद मैडी काफी परेशान हो जाती है। तभी टाइलर वहां आ जाता है और एक्साइटेड होकर बताता है कि फेस्टिवल में किसी ने उनकी वैन के स्क्रैचेस रीपेंट कर दिए। अब वैन बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। इसके बाद दोनों फेस्टिवल एंजॉय करते हैं।